नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आशा की ज़ुबानी पर। आज मैं आपके लिए सीक्रेट अमीरजादा का एपिसोड नंबर 7 लेकर आया हूँ कि सनाया आपको ही चुनेगी और आपके जेल जाने के बाद डर से भाग चली जाएगी। एक गहरी सांस लेने के बाद ये मिसिस यामिनी गिल ने अपनी ननंद की तरफ देखकर कॉन्फिडेंस के साथ कहा, सीमा दीदी, मैं यह जानबूझ कर बाजी लगाने के लिए तैयार हूँ। सीमा बुआ जी की आंखों में एक अजीब शैतानी एक्साइटमेंट थी। सीमा बुआ जी का प्लान तैयार था। जैसे कि सीमा बुआ जी ने उनसे कहा था। मिसेस यामिनी ने दोपहर तक अपने कुछ दोस्तों को अहान और सनाया के अलग होने का बता दिया। एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे और तीसरे से पूरे शहर तक यह खबर हवा की तरह फैल गई। सड़क सड़क पर हर कोने में बस इसी बात के चर्चे हो रहे थे। यहाँ तक कि एक डेली न्यूज़पेपर ने अपने ऑनलाइन वेबसाइट पर एक आर्टिकल पब्लिश कर दिया जिसमें यह हेडलाइन कुछ इस तरह थी कि गरीब दामाद का अमीर घराने से निकाल जाने पर सफ़र इतना ही नहीं, ने कुछ फोटोज भी टेस्ट अटैच किए थे और इसे पूरे अपोजिट सनाया के जो फोटोज अटैच हुए थे उनमें से सनाया किसी मॉडल या सेलिब्रिटी से कम नहीं लग रही थी। यह सब करके पीछे मिस यामिनी गिल का इरादा साफ था। बहाना की पूरी ताकत से बर्बाद कर देना चाहती थी। शिमला दिल्ली के उस ऑनलाइन आर्टिकल को हजारों व्यूज़ मिल गए थे। लोग कमेंट्स में आहान के बारे में तरह तरह की बातें लिख रहे थे। किसी ने लिखा है था, ऐसे लोगों के सख्त खिलाफ हूँ और ना तो क्या इस आदमी की वजह से हम मर्दों का नाम मिट्टी में मिल रहा है। क्या इसे एक महंगी कार के लिए अपनी बीवी को फंसाने की ज़रूरत है। मैं भगवान से इतना मांगती हूँ कि सनाया गिल जैसी खूबसूरत और स्मार्ट लड़की को कोई ऐसा लड़का मिले जो उसके लायक हो। मैं चाहती हूँ कि सनाया गिल एक सेकंड चांस डिजर्व करती है। आन की बहुत बुराई हो रही थी। हर उम्र के साथ लोगों की जुबान पर सिर्फ और सिर्फ आहान और सनाया का जिक्र हो रहा था। लेकिन ऐसा नहीं था कि सभी लोग आहान के खिलाफ थे। कुछ लोग उसके सपोर्ट में भी बातें कर रहे थे। उन्होंने कमेंट करते हुए लिखा, एक सिक्के के दो चार चेहरे होते हैं। जो मुझे लगता है हमें आहान की तरफ से भी इन बातों को जानना चाहिए। किसी और ने कहा, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। कोई गरीब है तो उसमें उस इंसान की कोई गलती थोड़ी है। यह सब तो हर किसी के नसीब की बात होती है। अगर गिल परिवार को इतनी ही प्रॉब्लम्स है तो उन्होंने शादी से पहले सबके बारे में क्यों नहीं सोचा। इस तरह की कई बातें अब धीरे धीरे जोर पकड़ रही थी। देखते ही देखते पूरा इंटरनेट दो टीम्स में बंट गया। सनाया की फ्लर्टी बातों को सुनने के बाद आहान ऑफिस चला गया। मिस्टर विक्रम ने पहले से ही आहान को कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट मेल किए थे। आहान उसी काम में लगा हुआ था कि उसका फ़ोन बजने लगा। आहान ने देखा कि कॉलर्स आईडी पर मिस्टर विक्रम का नाम फ्लैश हो रहा था। आहान ने तुरंत कॉल को उठाकर मिस्टर विक्रम से कहा, मिस्टर विक्रम, मैंने अभी अभी मेल्स पढ़ना शुरू किए हैं। मैं थोड़ी देर में आपको वापस कॉल करता हूँ। यंग मास्टर, क्या आपको शिमला डेली न्यूज़पेपर के बारे में पता है। शिमला डेली। मिस्टर विक्रम ने जब आहान का कंफ्यूज टोन सुना तो उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि आहान के साथ बाहर क्या हो रहा है। इस सब का कोई आइडिया नहीं होगा। उसे विस्टम मिस्टर विक्रम ने आहान को उन ऑनलाइन वेबसाइट में पब्लिश हुए आर्टिकल के लिंक भी शेयर कर दी। आर्टिकल में लिखे हुए डिटेल्स, अटैच की हुई तस्वीरें और लोगों के कमेंट्स, यह सब पढ़ने के बाद आहान को इस बात का अंदाज़ा तो हो ही गया था कि यह ज़रूर किसी अंदर के लोगों में किसी का काम होगा। मॉम, लगता है आपने मुझे गिल परिवार से निकालने के लिए पूरे शहर में तहलका मचा दिया है। अब देखते हैं यह तमाशा कितनी देर तक जाता है।
यंग मास्टर, मैं खुद इस मामले को संभालने की जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ। शिमला डेली कोई बड़ा न्यूज़पेपर नहीं है, लेकिन फिर भी इस न्यूज़ आर्टिकल की वजह से आपकी रेपुटेशन पर बुरा असर पड़ा है। यंग मास्टर, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरे लापरवाह होने की वजह से यह आर्टिकल पब्लिश हुआ है। विक्रम जी, आपको इस सब में माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह सब मिसेस यामिनी ने गिल का किया धरा है। यंग मास्टर, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज ही जाकर शिमला डेली न्यूज़पेपर ब्रांड को खरीद लेता हूँ। साथ ही शिमला डेली के उस चीफ एडिटर को मैंने ढूंढ लिया है जिसने उस घटिया और रेपुटेशन बिगाड़ने वाले आर्टिकल को पब्लिश करने की परमिशन दी थी। और अगर आप चाहते हैं तो कार्तिक कोहली के आदमियों को हायर करके उस चीफ एडिटर को अच्छा सबक सिखाता हूँ। बिल्कुल नहीं विक्रम जी, शिमला डेली को खरीदने की और किसी चीफ एडिटर को सबक सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये यंग मास्टर विक्रम जी, स्प्रिंग कॉरपोरेशन का काम कैसे चल रहा है? क्या अब तक रिसोर्ट बनाने का काम शुरू हो गया है? यंग मास्टर, रिसोर्ट का कंस्ट्रक्शन तो शुरू हो गया है, लेकिन हमें अभी भी कुछ टेक्निकल इश्यूज सामने आ रहे हैं। हमारे आर्किटेक्ट्स के साथ बात करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे थे कि हमें कुछ इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को हायर करना पड़ेगा। मेरा ऐसा अंदाज़ा है कि अगले कुछ दिनों में टेक्निकल इशू सॉल्व हो जाएंगे। विक्रम जी, अगर स्प्रिंग कॉरपोरेशन से रिडोरिंग कोई भी डिसीजन लेना है तो आप पहले मुझे उस बारे में रिपोर्ट करिएगा। मैं इस प्रोजेक्ट में कोई गड़बड़ होने नहीं देना चाहता। मिस्टर विक्रम को आहान की बातों के बारे में कुछ अजीब नहीं लगा और उन्होंने नॉर्मली हामी भर दी। उसी वक्त शिमला की एक जानी मानी अपलवारनरी में रोहन साथ टीवी का रिमोट लेकर बैठा हुआ था। उसके पीछे एक लड़की खड़ी थी। वह लड़की रोहन की नई सेक्रेटरी थी। मुझे लगा कि इस जॉब के लिए मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। लगता है मेरा गुड लक ज़्यादा ही अच्छा है। सच तो यह था कि जब रोहन ने उस लड़की को देखा उसे एकदम से रूपल की याद आ गई, क्योंकि यह नई लड़की कुछ कुछ रूपल के जैसी ही दिखती थी। इसलिए रोहन ने उसका नाम भी पूछे बिना उसे नौकरी दे दी थी। बहुत दूर तक कार्टून देखकर हंसने के बाद रोहन ने ऑर्डर फैलाते हुए कहा, मेरे लिए एक गिलास फ्रूट जूस लेकर आओ। उसने तुरंत अपने हैंडसम बॉयज की बात पर हामी भर दी और कैंटीन में जाकर एक गिलास ताज़ा फ्रूट जूस लेकर आ गई। जैसे ही वह नई सेक्रेटरी हाथ में फ्रूट जूस का गिलास लेकर पकड़कर रोहन के सामने आ गई, रोहन की नज़रें उस पर पड़ी। रोहन को अब रूबल का चेहरा देखकर बहुत बुरा लगता था, लेकिन प्रॉब्लम यह नहीं थी। प्रॉब्लम तो यह थी कि उस दिन के बाद जब भी रोहन रूपल के बारे में सोचता था उसे आहान याद आ जाता। वो अनपढ़ आहान जिसने रोहन के मुंह पर उसकी बेइज्जती की थी। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। रोहन ने अपनी नई सेक्रेटरी की तरफ गुस्से से देखा और उसके हाथ में जूस का गिलास लेकर ज़मीन पर पटक दिया। यह देखकर वह नई सेक्रेटरी घबरा गई। सर, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। निकलो यहाँ से। मुझे तुम्हें नहीं देखना। जाओ जाओ। उसने सेक्रेटरी ने जब अजीब तरह से रोहन को देखा तो वह वहाँ से तुरंत भाग गई। उसके जाने के तुरंत बाद फिर से उस रूम का दरवाज़ा खुला। मैंने कहा था ना जाओ, तुम्हें सुनाई नहीं देता। लेकिन पीछे मुड़कर देखने के बाद रोहन का गुस्सा दरा का दरा ही रह गया। जो आदमी वहाँ खड़ा था वह रोहन के लिए काम करने वाले मैनेजर की तरह था। रोहन, सर, यह आहान से रिलेटेड है। जैसे ही रोहन ने आहान का नाम सुना वह एंजलियस हो गया। आहान, क्या बात है? जल्दी से बताओ। रोहन की बात सुनकर उसके मैनेजर ने उसे एक इनविटेशन
लेटर पकड़ा दिया। उस इनविटेशन लेटर को देखकर रोहन बेसब्र होने लगा। रोहन ने जैसे ही इनविटेशन को खोला वह कंफ्यूज लगने लगा, क्योंकि स्वयंकर सनाया गिल का स्वयंवर कोई जैसा जमाना स्वयंवर जैसी आइडिया को कैसे ले सकता है। तुम तो कह रहे थे कि यह आहान से रिलेटेड है। यह गिल परिवार और सनाया गिल का आहान से क्या लेना देना है। रोहन ने मैनेजर ने फिर अपने टैब में कुछ क्लिक किया और शिमला डेली का मोस्ट ब्यूट आर्टिकल अपने बॉस को दिखा दिया। इस बारे में जानने के बाद रोहन की आंखें खुली की खुली रह गई। यहाँ तो बड़ी पहुंची हुई चीज निकला। क्या सच में इसकी शादी सनाया गिल जैसी सेक्सफुल और खूबसूरत लड़की के साथ हुई है? और ऐसा होने के बावजूद भी वह मेरी रूपल के साथ? तुम्हारा सारा टेंशन और घमंड तो तुम्हारे ससुराल वालों ने चूर चूर कर दिया है, और अब तुम्हारी बची कुची हवा निकालता हूँ, जैसे कि सीमा बुआ जी ने उन्होंने कराने के लिए कहा था। मिसेस यामिनी गिल ने अपने बचे कुचे सेविंग्स का इस्तेमाल करके 21वीं सदी का पहला हाई क्लास और लेविश स्वयंवर ऑर्गेनाइज कर दिया। यह स्वयंवर फ्राइड रेस्टोरेंट में अरेंज किया गया था। उन सब के ऊपर के हॉल में सीमा बुआ जी और रतन सब देख रहे थे। सब उन्होंने देखा कि शिमला शहर के एक से एक बड़े बड़े लोग यहाँ मौजूद थे, तो दोनों माँ बेटों की खुशी फूली नहीं समा रही थी। रतन, क्या तुम वहाँ भी देख रहे हो जो मुझे दिख रहा है? हाँ माँ, यह सब आपके आइडिया का काम है। वैसे रतन, भले ही मैंने यामिनी भाभी को यह आइडिया दिया हुआ था, लेकिन मैं खुद इस सब के बारे में सोच भी नहीं रही थी। सच में यह सनाया एक बहुत ही बड़ा नाम लगता है। जितने अमीर लोग यहाँ पर आए हुए हैं, मुझे एक बात तो पक्का है, जल्द ही हम दोनों बहुत अमीर होने वाले हैं। उन दोनों के पास खड़ी मिसिस यामिनी गिल को सारा तमाशा देखकर अजीब सा लग रहा था। निचले फ्लोर पर बढ़ रही इस भीड़ को देखकर मिसिस यामिनी ने गिल पैनिक करने का लगी। भगवान, यह सब क्या हो रहा है? क्या अब यह बात कल अखबार में छपने वाली है? पहले ही मैंने पूरे गिल परिवार से छिपाने की बहुत कोशिश की है। अब पापा जी को पता चला कि शेखर और उनके पीठ पीछे मैं यह सब कर रही हूँ, तो सच में मुझ पर बड़ी सामत आ जाएगी। क्या बुरी किस्मत पाई है मैंने और सनाया ने। यहाँ पर इस सब के बारे में सोच सोच कर मेरी जान निकल रही है, और यह सीमा दीदी और इसका लड़का मेरी बेटी की बर्बादी को सोचकर खुशियाँ मना रहे हैं। अगर यह सीमा दीदी मेरे बीते दिनों की बातों के बारे में जानकारी ना रखती, तो मैं इनको और इनके बेटे के लालच को अपनी सनाया के फ्यूचर के साथ खेलने ना देती। कुछ देर तक ऊपर इस नज़ारे को देखने के बाद सीमा बुआ जी ने कुछ सोचा। रतन, तुमने इन सब को देख लिया है। मैंने दोस्तों के साथ जाकर इस बात का पता लगाओ कि इन सब में से पहले 3 सबसे अमीर लोग कौन हैं। उनमें सोच समझकर फैसला लेना होगा। अपनी माँ की कही हुई बात को सुनने के बाद रतन वहाँ से तुरंत नीचे चला गया। जब यामिनी गिल ने अपनी चलाक और लालची ननंद की यही बात सुनी, उन्होंने गुस्सा आ गया, क्योंकि नीचे खड़े रईस लोगों में लड़के तो गिने चुने ही थे नजर आ रहे थे। बाकी सब मिडिल एज के आदमी थे। कुछ देर बाद मिसिस यामिनी गिल और सीमा बुआ जी नीचे उतरे। भाभी, जरा स्माइल करिए ना, आपकी बेटी की शादी की बात होने जा रही है। हम दोनों किसी के जनाजे पर नहीं हैं। हंसिए जरा। मिसेस यामिनी गिल ने जब सीमा बुआ जी की कही यह बात सुनी, तो हामी भरते हुए एक झूठी मुस्कान के साथ स्माइल करने लगी। जैसे ही वह दोनों जाकर सबके सामने वाले टेबल पर बैठी, तभी उनकी नज़र देखने लगे। स्वागत है आप सबका। आप सब जानते हैं कि हमने यहाँ पर आपको क्यों इनवाइट किया है, और आप सब यहाँ आए हैं, यह देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। तो वक्त गुआए बिना
हम आप सबको जानना चाहेंगे, क्यों ना आप सब एक एक करके अपने बारे में बताइए। सीमा बुआ जी की बातें जैसे ही ख़त्म हुई, किसी मिडल एज आदमी ने उनसे कहा, मिसिस यामिनी गिल, आपकी बेटी मिस शनाया यहाँ पर क्यों नहीं आई? हम उन्हें देखना चाहते हैं। अब मिसिस यामिनी गिल क्या कहेंगी? क्या शनाया वहाँ आने वाली थी इस स्वयंवर में? आगे क्या होने वाला था? जैसे ही सीमा बुआ जी और मिसेस यामिनी गिल ने यह सवाल सुनने वाले, वह एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सीमा दीदी, अब आप ही इस आदमी को चुप कराने के लिए कोई बहाना बना दीजिए, मेरा तो सर घूम रहा है। सीमा बुआ जी को झूठ बोलने में और बहाना बनाकर अपना काम निकालने में महारत हासिल थी। उन्होंने फिर अपने आदमी की तरफ देखा जिसने यह सवाल किया था। उस आदमी का नाम अशोक बेदी था। अशोक बेदी को शिमला के डायमंड किंग के नाम से जाना जाता था। धन्यवाद। अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा है तो हमारे चैनल आशा की जुबानी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। और अगले एपिसोड के लिए बने रहिए हमारे चैनल आशा की जुबानी पर। धन्यवाद।